हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जो भी हमारे साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश, चाहे वो समय का अभाव हो या किसी और संसाधन की वजह से अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाते, तो उन साथियों को अब परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट का कंप्लीट सिलेबस आपको कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा और कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आप भी अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में बने बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल समय से पहुंचता रहे। टेट सुपर टेट की ये हमारी पहली क्लास है। इसमें हम मैथ के चैप्टर नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथ हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, जीरो से हीरो वाली शुरुआत हम इसमें करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे संख्या यानी नंबर्स की। संख्या दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। ऐसी संख्याएं जो वास्तव में हैं या जिनका मैथमेटिकल ऑपरेशन में अधिकतर यूज किया जाता है वो संख्याएं वास्तविक होती हैं, और ये दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं, इनकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है परिमेय संख्याएं और दूसरा होता है आपका अपरिमेय संख्याएं। डेफिनेशन इनकी सबकी आगे पढ़ेंगे वीडियो में। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं को भी कितने भागों में विभाजित किया जाएगा? तीन भागों में। कौन कौन से? एक तो होता है आपका प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा पूर्ण संख्याएं और तीसरा आपका पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा पहला चैप्टर है, न्यूमेरिकल एबिलिटी या नंबर सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसे अंकीय क्षमता या संख्या पद्धति। इसमें किस किस टॉपिक को हम कवर करेंगे? ठीक है, तो पहला टॉपिक होगा हमारा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, विभाज्यता के नियम, इकाई का अंक निकालना, स्थानीय मान, जातीय मान, पूर्ववर्ती, परवर्ती, सम विषम संख्याएं, शेषफल परिमेय। ठीक है, ये सभी टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, देखो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझना कि गिनती की संख्या को, देखो जब भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो हमेशा एक से स्टार्ट करते हैं, या किसी भी चीज़ को काउंट करना हो, मान लो ये आपके पास पेन है। ठीक है, ये पेन है, तो आप जब भी गिनती स्टार्ट करोगे, गिनोगे इन्हें, तो कहाँ से गिनोगे? 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी करोगे कि 0 1 2, नहीं ना। तो गिनती हमेशा एक से स्टार्ट होती है, तो इसलिए जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये एक से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, उसमें +1 कर दो तो उससे अगली प्राकृतिक संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक, तो बात क्लियर हो गई। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा? 1 2 3 4, और कहाँ तक जाएंगे? ये अनंत तक। ठीक, नोट, थोड़ा ध्यान दें कि ये संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कैसी होती हैं? हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कैसे कहते हैं? देखो यदि प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आपके पास क्या है? ये संख्या दे रखी है, कितनी? ये संख्या प्राकृतिक संख्याएं। अगर मैं इसमें 0 लगा दूं, ठीक है, शुरू में 0 और लगा दूं, तो ये संख्याएं जो मिलेंगी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक, और इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 1 2 3 4, और कहाँ तक जाएंगी? ये अनंत तक। बात क्लियर? उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, और किसी टॉपिक को हल्के में मत लेना, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे हम पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक किसे कहते हैं? अब देखो, शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। इन्हें i से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, शून्य के साथ, ठीक, ये संख्याएं और इनके निगेटिव मान, ठीक है, इनके निगेटिव मान भी अगर इसमें शामिल कर लिए जाएं तो जो संख्याओं का समूह प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक को i से प्रदर्शित करते हैं। i बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो देखो माइनस में भी कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, और प्लस में भी अनंत तक जा रही है। बात क्लियर? तो माइनस प्लस वाली सारी संख्या क्या पूर्णांक के अंदर
आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर्स। ठीक है, तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 आगे भी। ठीक है, 0 क्यों लिया? देखो अगर किसी संख्या के आगे 0 लगा दिया, मान लो 10 हो गया, 1 के आगे 0 लगाया 10 हो गया, 2 से विभाजित करोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, तो जहाँ 0 लास्ट में आएगा तो वो भी कैसी संख्या होगी? आपकी सम संख्या होगी। ठीक, तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं हम विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। ठीक है, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक, तो देखो जो संख्या 2 से विभाजित हो रही थी वो आपकी सम संख्या हुई, और जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वो आपकी होंगी विषम संख्या। यानी जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, और भी बहुत सारी संख्याएं। बात क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, ध्यान देना, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हों, ठीक है, किसी और से विभाजित हों भाज्य संख्या कहलाती हैं। बात समझ आ रही है? ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हों और खुद से विभाजित तो हों लेकिन उसके साथ साथ किसी और से भी विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्या हमेशा क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 4 है, ठीक है, 4 को तुम 1 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। बात समझ आ रही है? और ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 1 और 4 तो इसके भाजक हैं ही, 2 भी इसका भाजक है। ठीक, ऐसी 6, ठीक, 8, 9, 10, 12 etc। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम अभाज्य संख्याएं। ठीक, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। तो इनकी बात करेंगे तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, ठीक है, विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्या जिन्हें केवल एक से और स्वयं से विभाजित किया जा सके, बाकी किसी और अंक से विभाजित नहीं किया जा सकता, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। बहुत बार आता है। ठीक है, याद कर लेना, बहुत बार आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, 3, 5, 7, 11 ये सारी क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे बात करते हैं हम परिमेय संख्याएं। ठीक है, रेशनल नंबर्स। तो P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली, ठीक है, P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक बताया था, हाँ, पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 के नहीं है। ठीक है, तो जैसे 5, 7, 3/5, 22/7, 7/9। ठीक है, और भी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं, लेकिन अगर मान लो किसी के 3/0 है तो ये संख्या कैसी? परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? कि यहाँ साफ साफ दे रखा है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या की। तो जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे √2, √5, पाई, -√2, -√3। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। तो इनमें सबसे जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है पाई, कि पाई कैसी संख्या है? ये बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब अगर हम परिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के समूह को एक ग्रुप में ऐड कर दें, ठीक है, तो ये मिलकर जो समूह बनाएंगे वो वास्तविक संख्याओं का समूह बनेगा। ठीक, तो जैसे 3/5, 2/3, √2, √3, पाई, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, सह अभाज्य संख्याएं। देखो 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ध्यान रखना, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ आई? जैसे 3 और 5। देखो 3 को केवल 1 से विभाजित किया जा सकता है, 5 को भी 1 से, लेकिन और कोई दूसरी संख्या ऐसी नहीं है जो इनमें दोनों को विभाजित कर सके।
ठीक है। ऐसी 9 और 16, 9 को 3 से विभाजित कर सकते हैं, 16 को 2 से, 4 से, 8 से भी, लेकिन इनमें कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं है जो 9 को और 16 को और भी डिवाइड कर सके 1 के अतिरिक्त। ठीक, तो ऐसी सभी संख्या जिनका ओवेनिस्ट गुणनखंड केवल 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, चलिए अब आगे देख, चलिए अब आगे हम बात करते हैं स्थानीय मान। ठीक है, कि स्थानीय मान क्या है। देखो बात समझो, जैसे इसके नाम में लिखा है क्या, स्थानीय मान, तो किसी भी अंक के स्थान की बात चल रही होगी। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है का, किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर आता है, ठीक है, कोई अंक जिस स्थान पर स्थित हो वह उसका स्थानीय मान होता है। ठीक है, आपको कोई भी नंबर्स दे रखा हो और उसमें कुछ अंक का स्थानीय मान पूछे तो जिस स्थान पर वो स्थित होता है वह उसका स्थानीय मान होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो कि इकाई का अंक का स्थानीय मान, इकाई का अंक इंटू 1। ठीक, इकाई का अंक मतलब लास्ट वाला ये होता है, जैसे 7 है इसमें इकाई का अंक है। ठीक है, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7 गुणा 1 यानी 7। 2.5 के अंक का स्थानीय मान क्या होगा, 2.5 गुणा 10। समझ रहे हो। ऐसी सैकड़े के अंक का स्थानीय मान सैकड़ा गुणा 100। ठीक, ऐसी आगे चलेंगे तो जो 1000 के स्थान पर होगा उसमें 1000 से गुणा करेंगे, 10,000 के स्थान पर होगा 10,000 से गुणा करेंगे, जैसे क्रम उसका बदलेगा ऐसी गुणा करने वाली संख्या बढ़ती रहेगी। ठीक, तो इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक संख्या है आपकी कि 9 4 3 5 7 में, इसमें 3 का स्थानीय मान। ठीक है, इसमें क्या करना है, 3 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो देखो 3 कौन सी पोजीशन पे, ये ध्यान दो कि 3 कहाँ है, 1 2 3, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा। 100 की पोजीशन पे है ना सैकड़ा, तो सैकड़े वाले में क्या करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं, तो इसका 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 गुणा गुणा कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 300। बात क्लियर। इसी प्रकार हम देखेंगे 4, तो 4 कौन से स्थान पर, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000। 4 है 1000वें स्थान पर। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलेंगे तो अब इसमें किससे गुणा होगी, 1000 से, यानी 4 गुणा 1000 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, ऐसी 9 का स्थानीय मान। ठीक, तो 9 कौन से स्थान पर, 10वें 1000 पे, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 9 गुणा 10,000 इक्वल टू हो जाएगा ये 90,000। बात क्लियर। अब पूछा 5 का स्थानीय मान, नहीं सॉरी 7 का, तो 7 का क्या होगा, 7 कौन से स्थान पर, इकाई के, तो 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा इसका, 7। ऐसे ही 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 कौन से स्थान पर है, इकाई, ढाई, इन ढाई वाले स्थान पर है तो किससे गुणा होगी, 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी संख्या का आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, इसके लिए सब कुछ ये जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कोई ये ना समझे कि बहुत आसान से टॉपिक है। ठीक है, यही टॉपिक पेपर में जाके कंफ्यूज कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे देखते हैं क्या है जातीय मान। ठीक है, जातीय मान क्या है कि किसी दी गई संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान उसका खुद का मान ही होता है। ठीक है, खुद का ही मान होता है। तो कोई अंक जो भी है जिसका जातीय मान पूछा जाता है तो उस अंक की खुद की वैल्यू ही उसका जातीय मान कहलाती है। जैसे क्या है, कोई संख्या दे रखी है आपको कि 9 5 6 3 2 में सभी अंकों का जातीय मान बताओ। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें सभी अंकों का जातीय मान देखेंगे। तो देखो 9 है, 9 कौन से स्थान पर है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000वें स्थान पर है। लेकिन जब हम स्थानीय मान की बात करते थे तो हम क्या करते, इसमें 10,000 से गुणा करते। लेकिन अब बात चली किसकी, जातीय मान की। तो मैंने बताया जातीय मान किसी भी अंक का वही होता है जो उसकी खुद की वैल्यू होती है। तो 9 का जब जातीय मान पूछा जाएगा तो 9 का क्या होगा, 9 का नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 हो जाएगा, चाहे अंक कोई सी पोजीशन पर दे रखा हो, कोई भी स्थान पर आपको दे रखा हो। बात क्लियर। चलिए 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 होगा। ऐसे ही 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 होगा। और 2 का जातीय मान क्या होगा, 2। ठीक है, तो स्थानीय मान, जातीय मान क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, देखो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन अधिकतर आए हैं। ठीक, बस एक बार पढ़ लोगे इन्हें जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो गलती कर दोगे। ठीक, तो पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती तो किसी संख्या में एक घटाने पर, किसी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। बात समझ आ रही है।
तो मान लो कोई संख्या आपको दे रखी है, जैसे 56 है, इसकी पूर्ववर्ती आपसे संख्या पूछिए, तो 56 में से 1 हटा दोगे तो 55 इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई संख्या दे रखी हो, उससे 1 कम करोगे तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो 1000 है, ठीक, अब इसका पूछा आपसे पूर्ववर्ती संख्या, तो इसमें 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 999। ठीक है, ऐसी 999 का पूर्ववर्ती करोगे तो इसमें से 1 माइनस करोगे तो 998। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए अब बात करते हैं हम परवर्ती संख्या, और परवर्ती संख्या के कई सारे नाम हैं। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि देखो पढ़ के गए परवर्ती और आगे उसमें उत्तरवर्ती, अग्रवर्ती या अनुवर्ती, तो ये सब एक ही उसके नाम है। ठीक है, तो सबके बारे में क्या है, डेफिनेशन सबकी एक ही है। ठीक, क्या है कि किसी संख्या में एक जोड़ने पर, ठीक है, परवर्ती में क्या होगा कि किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती में क्या था, घटाने पर, पूर्व मतलब पहले की बात चल रही है और पर मतलब आगे की बात चल रही है, ध्यान रखना। तो इसमें एक जोड़ेंगे और पूर्ववर्ती में एक घटाएंगे। जैसे 95 की परवर्ती संख्या कितनी थी, 95 + 1 यानी 96। ऐसी 1000 की बात करोगे, 1000 में क्या 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1001। ठीक, तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल है, इससे समझ लो। आपके पास संख्या दे रखी है, ठीक, और आपसे पूछा है पूर्ववर्ती और परवर्ती बताइए। तो यहाँ बात चलेगी सबसे पहले 1000 की, तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा 999 और परवर्ती क्या हो जाएगा आपका 1001। बात क्लियर। ऐसी ये संख्या दे रखी है आपकी 565, तो 565 का पूर्ववर्ती क्या होगा 564, यानी इसमें से 1 माइनस कर देंगे, और परवर्ती क्या हो जाएगा 566, यानी इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसी 947 का तो क्या हो जाएगा 946 और इसमें हो जाएगा 948। बात क्लियर, चीज़ें समझ गए होंगे। परवर्ती मतलब -1 और पूर्ववर्ती मतलब +1, और इतनी बात आप ध्यान में रखो। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम कि योज्य प्रतिलोम। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो देखो किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर हमेशा शून्य प्राप्त होता है। बात समझ रहे हो, और कोई संख्या आपको दे रखी हो और उसमें उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ दे तो हमेशा शून्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, या किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उस संख्या का केवल चिन्ह बदल देते हैं। बात क्लियर। जैसे देखो, जैसे 8/5 आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसका योज्य प्रतिलोम बताओ। ठीक, तो देखो संख्या में कुछ परिवर्तन नहीं करना, केवल इसके पहले क्या लगाना है नेगेटिव चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको पूछा है कि 7/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो मैंने क्या करा देखो माइनस लगा दिया और 7/9। ठीक, कैसे, देखो जब इनका योग करोगे, और बात क्या डेफिनेशन से क्या पता चला कि इनका योग क्या होना चाहिए 0। जैसे 8/5 है, 8/5। अब आपको पता चल गया इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है -8/5। ठीक है, -8/5। पहले इसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -8/5। माइनस प्लस की कंडीशन में क्या होता है कट जाते हैं, तो क्या आया आपका 0। ठीक, तो किसी संख्या के योज्य प्रतिलोम में, किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर हमेशा क्या मिलता है हमको 0 मिलता है। ठीक, तो जो आपको संख्या दे रखी हो उसमें केवल माइनस लगा दो, आपको उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। ठीक है, योज्य प्रतिलोम में जोड़ने की बात हो रही थी, और गुणात्मक में क्या होगी, देखो जैसे इसके नाम में छिपा है क्या गुणात्मक, यानी गुणा करने की बात कहीं ना कहीं इसमें होगी। जैसे किसी संख्या में उसके गुणात्मक प्रतिलोम की गुणा करने पर, ठीक है, किसी संख्या में उसके गुणात्मक प्रतिलोम की गुणा करने पर हमेशा क्या 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोई संख्या आपको दे रखी है तो उसमें उस संख्या से गुणा करनी होती है जिसके गुणनफल क्या आ जाए 1 आ जाए, तो वो संख्या उसकी गुणात्मक प्रतिलोम होगी। ठीक है, तो जैसे देखो 3/5 है, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया 5/3, यानी जो अंश था वो हर में गया और जो हर था वो अंश में आ गया। बस इतना परिवर्तन आपको इसमें करना होगा। ठीक है, ऐसे ही 19/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 13/9। कैसे, ये देखो जैसे 3/5 है, इसका मुझे निकालना गुणात्मक प्रतिलोम। मैंने क्या करा, जो अंश था वो हर में ले गया, जो हर था वो अंश में ले आए। बात क्लियर। तो देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा इसका गुणनफल 1। ठीक, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या मिलता है गुणनफल उनका हमेशा 1 मिलता है। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उसका अंश और हर को क्रम बदल देते हैं, उसे चयन कर लेते हैं आपस में। ठीक है, चलिए हम देखेंगे किसी संख्या से विभक्त होने के नियम।
ठीक है, तो पहले इसके नियम जान लो, फिर इससे संबंधित सवालों को हम करेंगे। अगर आपको नियम अच्छे से आते हैं तो सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला नियम क्या है। पहला है 2 से भाग। ठीक है, 2 से भाग कि वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर, ठीक है, वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर, इकाई का मतलब ये, ठीक है, पहला अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो ये इकाई का अंक होता है पहला अंक इधर वाला। ठीक, के स्थान पर क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 अंकों में से कोई एक हो। ठीक है, इन अंकों में से कोई एक अंक हो, अर्थात सम संख्या हो। ठीक है, ये कैसी संख्या है, सारी सम संख्या है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो संख्या क्या होगी, 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। बात समझ रहे हो कि जो संख्या सम संख्या होती है वो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, या जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो, ये अंक हो। ठीक है, अगर ये अंक होंगे तो वो संख्या ऑटोमेटिक सम संख्या होगी। जैसे देखो, जैसे 20 2 से विभाजित हो जाती है, कितनी बार, देखो 2 से विभाजित करो कितनी बार जाएगा, 10 बार। ऐसे ही 22, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 11 बार। ठीक, तो सारी संख्या कैसी है, सम संख्या है, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है, 3 से भाग। ठीक है, तो किन संख्याओं में 3 से भाग लग सकता है, देखते हैं परिभाषा क्या है इसकी, कि यदि दी हुई संख्या के, ठीक है, आपको जो संख्या दे रखी है, संख्या के अंकों का योगफल, ठीक है, अंकों का योगफल, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई संख्या आपको दे रखी है और आपसे पूछे वो संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो उसके अंकों का योगफल देखो। ठीक है, अंकों का योगफल क्या है, 3 से विभाजित है, तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक, अगर आपको चेक करना है कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करो, उसके अंकों का योग कर दो। ठीक है, जैसे ये 516, 516 के जब अंकों का योग करो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, और 6 और 6 कितना हो जाता है, 12। कितना हो जाता है, 12। ठीक, तो 12 3 से विभाजित है, हाँ है, कितनी बार, 4 बार, तो इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। बात क्लियर। अगला देखो 9126, मुझे चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करूंगा, मैं इसके अंकों का योग कर दूंगा। ठीक है, अंकों का योग कर दूंगा, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 3 से विभाजित है, यानी 18 क्या 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 छंग 18 होता है, तो इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित होगी। बात क्लियर। अगला है 573। ठीक, तो इसके भी अंकों का योग कर दो, 573 कितना हो जाएगा, 5 7 12 और 12 3 15, 15 3 से विभाजित है, तो इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, 4 से भाग। ठीक है, 4 से भाग, तो यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई, ठीक है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, समझ रहे हो, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक, आपको कोई भी संख्या दे रखी हो कितनी भी बड़ी, आपको क्या करना है, इकाई और दहाई, मतलब इकाई का अंक ये होता है, ठीक है, ये इकाई होता है, ये दहाई, और ये सैकड़ा, और ये हजार। ठीक, आगे 10,000 लाख 10 लाख करोड़ इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, केवल 2 अंक देखो लास्ट के, इकाई और दहाई का, ठीक, के अंकों से बनी संख्या, ये संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या अब 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो 48 देखो 4 से विभाजित होता है, कितनी बार देखो, 4 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 12 चौक 48 होता है, तो ये संख्या क्या हुई, 4 से विभाजित होगी हमारी। बात क्लियर। ऐसे ये दे रखा है कितना, 1312, तो मुझे क्या करना, लास्ट वाले अंक देखो क्या है, 12, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या है, 12, तो 12 4 से विभाजित होता है, कितना, 4 तिया 12, तो इसलिए ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, अगला है 1132, मुझे क्या देखना है, इसमें लास्ट वाले अंकों को देखना है। लास्ट वाली संख्या क्या बनी है, 32 है, 32 4 के पहाड़े में आता है, 4 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो किस किस का हो गया, 2 3 और 4। चलिए अब आगे देखते हैं, क्या है, 5 से भाग, तो वह संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 0 या 5 हो,
5 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर। ऐसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में क्या है, यानी जिसके इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5, इनमें से कोई भी हो, ठीक, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे संख्या है, देखो 25 है, लास्ट में 5 है, 5 से विभाजित होगी, ठीक है। 20 है, 5 से विभाजित है। 115 लास्ट में क्या, देखो मुझे लास्ट वाला अंक देखना है, अगर जहाँ 5 से विभाजन की बात आए तो केवल लास्ट वाले अंक को देखो, ठीक है। लास्ट में 5 है, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 225 लास्ट में 5 है, विभाजित होगी, ठीक। तो क्या हुआ, ऐसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। बात क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे 6 से भाग, ठीक है। तो 6 से भाग में क्या है कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, बात समझना कि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 2 और 3 क्यों लिया, देखो 6 होता है ना, इसे तोड़ सकते हैं, 2 3 6। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक। तो अब देखो 312 सम संख्या है, 2 से विभाजित तो होगी। अब हम देखते हैं 3 से विभाजित है या नहीं है, तो इनके अंकों का योग करते हैं 3 में, ठीक है। 3 और 1 4 और 4 2 6, तो 6 3 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है। अगला है 810, ठीक है। लास्ट में 0 है तो 2 से विभाजित होगी, ठीक। 3 से विभाजित होगी, वो देखते हैं, अंकों का योग कर लो। 8 और 1 9, 9 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है। 9 जो है 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए 3 से विभाजित है, तो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, अतः ये संख्या भी क्या 6 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर। अगला है 7314, ठीक है। हम देखेंगे लास्ट का अंक क्या है, 4 है, सम संख्या, इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं हम 3 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके अंकों का योग करो। 7 और 3 10, 10 और 1 11, और 11 4 15, 15 3 से विभाजित है, ठीक है। तो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर। तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है, 7 से भाग, ठीक है। तो कौन सी संख्या 7 से विभाजित हो सकती है, उसका भी नियम है, ठीक, वो भी देख लो आप। क्या है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने, 3 अंक को, यानी इकाई, दहाई से और सैकड़े से बनी संख्या, समझ रहे हो, किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या, बाकी बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर, समझ रहे हो, क्या अंतर, यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है। बात समझ आई। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं, भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये संख्या दे रखी है आपको, ठीक है, तो इसमें दिया है इकाई, दहाई और सैकड़े, यानी इन 3 अंकों से बनी संख्या, ठीक है, और बाकी जो बची है संख्या, ठीक, इन दोनों का जो अंतर करना है, क्या करना है, इन दोनों का अंतर, यानी कितना है भाई 681, ठीक। और मुझे क्या घटाना है इसमें से, ये 3 अंकों की जो संख्या बनी है कितनी, 156, इसमें से घटाना है। अब इसका जो अंतर आएगा वो 7 से विभाजित होना चाहिए, अगर वो 7 से विभाजित है तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। तो घटाओ, देखो इधर 11 हो गया, 11 में 6 गया, कितना बचा 5, 7 में से 2 गया, तो सॉरी 7 में से 5 गया 2, ठीक। अब यहाँ क्या है 6 में से गया 5, ठीक। अब ये संख्या देख लो, अगर ये 7 से विभाजित है तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 7 से चेक करो, 7 सत्ते 49, बचा कितना 3, और 7 पंजे 35, ठीक। तो ये इसका जो अंतर आया वो 7 से विभाजित है, तो अतः ये संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मुझे चेक करना है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो इसके 3 अंक, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों अंकों से जो संख्या बनी है और बाकी जो संख्या बची, इसका क्या करना है, मुझे अंतर करना है, इन दोनों का क्या करना है, मुझे अंतर करना है, ठीक है। तो देखो 835 बनना है, और मुझे अंतर करना है, ये घटाना है कितना, इसमें से 72 ये घटा दो, ठीक। जब घटाओगे देखो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3,
यहाँ 3 है, 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गया कितना बच जाएगा 6, ठीक, और यहाँ बचा आपका 7, ठीक। अब संख्या मिली आपको 763, इसे चेक कर लो, ये 7 से विभाजित है, ठीक, 7 × 7, ठीक, 6 में नहीं जाएगा तो क्या हुआ, 0 लगाएंगे, फिर 63 और 7 में 63, तो ये संख्या 7 से विभाजित है, तो अतः हम कह सकते हैं ये संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। बात क्लियर। तो 7 से विभाजन का तरीका देखने के लिए हम देखते हैं जो संख्या आपको दे रखी है उसके इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों की से बनी संख्या और बाकी जो बचे उन अंकों से बनी संख्या, उनका डिफरेंस करना होगा, और डिफरेंस करने के बाद में उससे देखो 7 से विभाजित है, अगर वो 7 से विभाजित है तो दी हुई संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम 8 से भाग, ठीक है। तो यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, ठीक है, के अंकों से बनी संख्या 8 से पूरी विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। 4 वाले केस में हम देखते थे केवल इकाई और दहाई, लेकिन 8 वाले केस में क्या हम देखेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे ये संख्या देखो, ये संख्या है, मुझे चेक करना है ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं, ठीक। तो इसके 3 अंकों से जो बनी संख्या मैं देखूंगा ये कितनी संख्या है, 864, तो इसे देखता हूँ 8 से विभाजित है या नहीं है। तो देखो 8 × 8, ठीक, फिर आगे बचा 6, 0 लगाओ, फिर 4 उतारोगे क्या होगा, 8 × 8 = 64, ठीक। तो ये जो संख्या 8 से विभाजित है, अतः ये संख्या पूरी क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। आगे देखते हैं 1024 8 से विभाजित है या नहीं। तो इसके देखेंगे ये वाले 3 अंकों से बनी संख्या देखो 8 से विभाजित है या नहीं। तो देखो 3 अंकों से जो संख्या बनेगी क्या बनेगी आपकी 24। 24 8 से विभाजित होता है कितनी बार, 8 × 24। तो जब विभाजित होता है तो क्या वो ये संख्या भी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये संख्या दे रखी है आपको, तो इसके मुझे करना है केवल लास्ट के 3 अंक देखो, लास्ट के 3 अंकों से जो संख्या बनी है इसे देखो, ठीक, कितनी है 16 है, 16 8 से विभाजित होता है, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, टोटल 8 से विभाजित हो जाएगी। आपको पूरी संख्या में भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपना टाइम खराब नहीं करना है, बस ये ट्रिक आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम क्या 9 से भाग, क्या है 9 से भाग। तो देखेंगे यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, ठीक है, अंकों का योग क्या है 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर। आपको कोई संख्या दे रखी हो और आपसे पूछे ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, ठीक, तो आपको भाग नहीं करना है, भाग करके चेक नहीं करना है, केवल वो संख्या उठाओ और उसके अंकों का योग कर दो। जैसे ये संख्या है कितना, 2 और 4 कितना है 6, 6 3 9 और 9 और 9 18, 18 9 से विभाजित है, ठीक है, तो ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। इसके अंकों का योग कर लो, 3 8 11, 11 4 15 और 15 3 18, 18 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर, ठीक है। तो 3 और 9 के लिए सेम कंडीशन है, 3 के लिए भी हम अंकों का योग करते थे और देखते थे कि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम 9 के लिए करेंगे, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं 11 के लिए, ठीक है, 11 के लिए चेक करते हैं क्या है। यदि दाईं ओर से, ठीक है, यदि दाईं ओर से किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल, ठीक है, और उसका अंतर, ठीक है, योगफल का अंतर 11 से विभाजित हो या 0 हो तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक। देखो बात आई थी सम और विषम स्थानों की। सम स्थान देखो ये कौन सा है, पहला स्थान है 1 2 3 4 5 6, मैंने लिख के दिखा दिया है, ठीक है। तो सम स्थान कौन से होंगे, सम स्थान होंगे आपके ये, ठीक है, और विषम कौन से होंगे 1 3 और 5 वाले, ठीक। तो आपको क्या करना, अलग अलग योग करना है, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। तो पहले देखो सम वाले देख लो, 2 8 है ना, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 और 9 17 और 9 आपका हो गया 26, ठीक है 26। चलो अब देखो विषम स्थानों का योग कितना है
3, 3 और 1 4, 4, ठीक है, 0 जोड़ोगे तो 4 ही आएगा। अब 4 इसमें से घटाओ, कितना आ रहा है 22। अब ये देखना है कि ये 22 जो 11 से विभाजित है, तो 22 होता है 11 से विभाजित कितनी बार, 2 बार, ठीक। तो ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये निकालना था, बस ये मुझे पता होना चाहिए कि देखो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 11 से विभाज्य हो या क्या हो, 0 हो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो दी हुई संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी, ठीक। तो इसका बेसिक अब क्लियर। अब हम देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। तो इससे पहले आप ये जान लो कि इकाई का अंक होता क्या है। इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होता है। तो यूनिट डिजिट वह होता है कि वह अंक जो इकाई के स्थान पर आता है इकाई का अंक कहलाता है। इकाई का स्थान समझ रहे हो, जैसे आपको एक संख्या दे रखी है 43256 में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, ठीक है। तो आपका 6 इसमें क्या है, इकाई का अंक है। तो आपको कोई भी संख्या दे रखी हो बड़ी से बड़ी, तो इधर वाली जो संख्या होती है लास्ट वाली, ठीक, तो ये आपका इकाई का अंक होता है। इधर ये दहाई का, फिर सैकड़े का, फिर 1000, 10,000, इस तरीके से आगे चलता है। बात क्लियर। तो चलिए अब लगाते हैं कुछ सवाल जिससे आपको यूनिट डिजिट निकालना क्लियर होगा। तो पहले थोड़ा आसान सवाल करेंगे, उसके बाद में इसका लेवल हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन है कि 43282 प्लस 46781 में इकाई का अंक होगा। तो इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, जैसे जब भी कोई जोड़ की कंडीशन हो, ठीक है, ये प्लस का निशान है, जोड़ का निशान है, ठीक। तो जब जोड़ने वाली कंडीशन हो तो क्या करते हैं, केवल इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट यहाँ से ले लो और यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक यहाँ से ले लो, ठीक। इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो आपका इकाई का अंक क्या होगा, 3, ठीक है। अगर ये 2 संख्या दे रखी हैं आपको, 2 है और भी बहुत सारी संख्या दे रखी होती हैं, ठीक। तो आप क्या करोगे, हमेशा इकाई का अंक जोड़ते रहोगे। जब जोड़ में कोई सवाल दे रखा हो तब इकाई का अंक जोड़ते रहो, ठीक। लास्ट में जो आए संख्या वो आपके इकाई का अंक होगा। बात क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि 5448 माइनस 4334 में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक होगा। देखो इसमें भी ऐसे ही करना है, जैसे आपका इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है, इसका 4 है, ठीक। देखो 8 बड़ा है, 4 छोटा है, इसका मतलब सीधा सीधा घट जाएगा। तो 8 में से 4 गया, कितना बचा आपका, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4, ठीक। तो इकाई का अंक आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 4 और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3, ठीक है। अगर यहाँ छोटी संख्या होती, 4 से छोटी संख्या होती, तो हम क्या करते, इधर से एक हासिल लेते, ठीक है, हासिल लेके तब घटाते, तब जो बचता वो आपका इकाई का अंक होता। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला है 14 गुणा 26 गुणा 38 गुणा 47 में इकाई का अंक होगा, ठीक है। अब देखो ये गुणा में सवाल दे रखा है, क्या करेंगे, इसमें भी करने का तरीका वही है कि इकाई के अंक लेते रहो, उससे आप आपस में गुणा करते रहो। तो 4 की पहले 6 से गुणा कर दो, ठीक है। 4 से कितना हो गया, 24। बात क्लियर, 24 हो गया। अब इस 24 में इसका ये 4 लेके इसकी 8 से गुणा कर दो, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, ठीक। अब 32 में इकाई का अंक क्या होता है ये, तो इस 2 की 7 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, ठीक है। मुझे निकालना था इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या हो गया आपका 4। बात क्लियर। क्या करना है, यूनिट डिजिट की आपस में गुणा करनी है, ठीक है। और गुणा करके लास्ट में जो आए उसका जो इकाई का अंक आएगा वो इसका सवाल का आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे और भी बहुत सारे सवाल करेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि घातांकीय संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। आपको घातांकीय कोई संख्या दे रखी, मतलब घात के रूप में कोई संख्या वगैरह हो, तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालते हैं। तो उसके कुछ नियम है, ठीक है, उसके कुछ नियम है, आप थोड़ा ध्यान से उन्हें पढ़ लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखो घातांकीय संख्या कैसी होती है, जैसे आपको कोई संख्या दे रखी, ये कोई x क्या है, कोई संख्या है, और n क्या है, इसकी कोई घात है, ठीक। इस रूप में आपको कोई संख्या दे रखी होती है और उसका पूछता है आपको यूनिट डिजिट, ठीक। तो उसे कैसे निकालते हैं, तो देखो इसके कुछ नियम है। पहले नियम मैं बता रहा हूँ। पहला नियम क्या है कि यदि संख्या x, ठीक है, संख्या x के इकाई के अंक, ठीक है, यहाँ जो संख्या दे रखी हो उसके इकाई के अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई हो तो इकाई का अंक नहीं बदलता,
चाहे n का मान कुछ भी हो। बात क्लियर हो रही है? ठीक, ये जो x है यानी जो संख्या दे रखी होगी आपको, इसमें अगर इसके इकाई का अंक इनमें से कोई है, ठीक है, इनमें से कोई है, एक भी है, ठीक है, इनमें से कोई एक है, जैसे 0 1 5 6 में से कोई भी है, तो इसका इकाई का अंक नहीं बदलेगा, चाहे इस n का मान कुछ भी हो। ठीक, चाहे n का मान कुछ भी हो। जैसे कुछ सवाल है, ये देख लो, आपको संख्या दे रखी है कितना 2526 और इसकी घात दे रखी है कितना 2197। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल हम इतनी बार गुणा करके चेक कर लें? लेकिन हमें ये पता था, हमने नियम पढ़ा है कि 6 की कोई भी घात हो, ठीक है, अगर इकाई का अंक 6 है और n का मान कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट अगर पूछेगा तो यूनिट डिजिट इसका 6 ही आएगा। बात क्लियर? ठीक है, यूनिट डिजिट मैंने देखा क्या था 6, तो घात कुछ भी हो यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, इसलिए 6 का 6 ही आ गया। यहाँ भी देखो, ठीक, 3576, ठीक है, तो इसकी पावर दे रखी कितनी 299। तो यहाँ भी देखो यूनिट डिजिट क्या है, इसका इकाई अंक क्या है 6, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक अगर 6 है तो उसका आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है आपका 3571, इसकी पावर दे रखी है आपको 2353। इकाई अंक देखा मैंने, जो संख्या दे रखी है इसके इकाई अंक कितना 1 है, घात चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक अगर इनमें से कोई है तो सीधा इकाई अंक इसका क्या होगा, इसका 1 होगा। यहाँ कितना देखो 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर भी 5 होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 0 दे रखा है तो इसका आंसर 0 होगा। ठीक, ये बात क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं नियम नंबर 2। दूसरा नियम है नियम नंबर 2 कि यदि संख्या x के इकाई के अंक, ठीक है, संख्या x के इकाई के अंक 4 या 9 हो तो, ठीक है, 4 या 9 हो तो दो कंडीशन बनेंगी। ठीक है, क्या या तो n का मान क्या सम होगा या बेसम होगा, ठीक, इन दोनों में से कोई होगा। तो उसके लिए क्या होगा, जब 4 की पावर कितना n आए, ठीक, 4 की पावर n आए तो 6 होगा कब, जब n का मान क्या हो सम संख्या। ठीक है, अगर n का मान सम संख्या हो, सम संख्या कौन सी आपको पता है कि 2 4 6, ठीक है, बहुत सारी संख्या मतलब जो 2 से विभाजित होती हैं वो 2 सम संख्या होती हैं। ठीक, तो अगर n का मान सम संख्या है तो 4 की पावर क्या होगा, कुछ भी हो 6 आएगा। ठीक, ऐसी अगर n का मान विषम संख्या है तो पावर 4 की कितनी भी बड़ी पावर हो, अगर n विषम संख्या है तो 4 का क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। बात क्लियर? चलिए ऐसे ही हम देखते हैं जब इकाई का अंक 9 हो, ठीक है, जब संख्या x, ये संख्या जो दे रखी होगी उसका इकाई का अंक कितना हो 9 हो, तब अगर n का मान सम हो, ठीक है, n कैसी हो, एक सम संख्या हो, तो क्या होगा 1 आएगा। अगर n का मान विषम संख्या है तो क्या आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा। बात क्लियर? 4 के लिए क्या होगा, अगर n सम संख्या है तो 4 का इकाई का अंक 6 आएगा, और n विषम संख्या है तो 4 का 4 आएगा। 9 के लिए n अगर सम संख्या है तो 9 का 1 आएगा, ठीक है, और n एक विषम संख्या है तो 9 का 9 ही आएगा। बात क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे। ठीक, नियम नंबर 3, ठीक, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, ये सभी पर लागू हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ऊपर के नियम याद नहीं भी रहें तो इस नियम से आपका काम चल जाएगा। ठीक, ये सभी पे लागू होता है। ठीक है, तो क्या है, यदि संख्या x के इकाई के अंक 2 3 7 8 में से कोई हो तो घात n को 4 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, जो घात आपकी दे रखी होगी उसे क्या करोगे, 4 से भाग करोगे, ठीक, और शेषफल ज्ञात कर लोगे। ठीक, यदि शेषफल 0 आए तब घात क्या लेंगे, हम 4 लेंगे, किसकी, यूनिट डिजिट की, लास्ट वाले अंक की। ठीक, और बाकी शेषफल 4 से कम आए तो क्या होगा, शेषफल 0 आए तब 4 लेंगे, और 0 मतलब 4 से कम आए 3 2 1 तो फिर वही पावर लेंगे। बात क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ सवाल जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, आपको एक सवाल दे रखा है क्या कि 2522 और इसकी पावर दे रखी है आपको 67। बात क्लियर? मुझे निकालना है इसका यूनिट डिजिट। तो देखो क्या कंडीशन थी, पहले 4 से इसे भाग करो, 4 से भाग करो कितनी बार जाएगा, 4 1 4 बचा 2, ठीक है, 4 6
24, कितना बचा, शेष क्या आया 3, शेषफल क्या आया इसका 3। तो जो शेषफल आया वो 2 की पावर हो जाएगा। बात क्लियर, शेषफल जो आया वो 2 की पावर हो जाएगा, और 2 की जब पावर 3 होती है तो क्या हो जाता है, 2 को इसका मतलब 2 को 3 बार लिखोगे गुणा करके, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो इसका इकाई का अंक क्या आया 8। ठीक है, ऐसी ये देखो ये संख्या दे रखी है आपको 3578। ठीक, पावर कितनी है इसकी, दे रखी है 125। तो क्या करोगे, इसे 4 से भाग करोगे। ठीक है, 4 तिया 12, ठीक, और 4 एकन 4, बचा कितना, शेषफल 1 बचा। तो 8 की पावर जब 1 लगाओगे तो इसका मतलब क्या होता है, 8 की पावर 1 का मतलब 8 होता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका 1। बात क्लियर, हम यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं शुरुआत की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 6 की घात 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, आपको बताना है कि 6 की घात 13 को 5 से भाग देना है और शेषफल बताना है। ठीक, तो इसका एक तो जनरल तरीका ये कि 6 की गुणा कर दो 13 बार। ठीक है, तो तब जो गुणनफल आए उसे 5 से भाग कर दो, उसके बाद में शेषफल आपको मिल जाएगा। लेकिन वो तरीका आपका बहुत ज़्यादा लेंथी है, आपका बहुत समय इसमें बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके के जो भी सवाल उन्हें करने का एक तरीका रहता है। ठीक है, उस तरीके से आप 1 सेकंड में इसका आंसर बता दोगे, देखते ही आंसर बताओगे। ठीक, तो जब भी आपको इस तरीके का कोई सवाल मिले, ठीक है, जैसे यहाँ कितना है 6, ठीक, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ आधार की, आधार में क्या है ये 6 है। ठीक, और भाग किससे करना है 5 से। जब ऐसी कंडीशन हो कि जिसको भाग देना है वो संख्या बड़ी हो और जिससे भाग देना वो छोटी हो, और क्या मतलब कितनी छोटी हो, इनका अंतर कितना 1 का अंतर हो। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा, कितना 1 बचेगा, 1 का अंतर हो, तब हमें क्या करना है, उसकी घात पे कोई ध्यान नहीं देना है। घात चाहे उसकी कुछ भी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, सीधा 5 से 6 को भाग कर दो। ठीक है, 6 को 5 से भाग करोगे क्या बचेगा, शेषफल बचेगा आपका 1 आपका शेष बचेगा। बात क्लियर। ठीक है, और ये ट्रिक देखो उन्हीं सवालों पर काम करेगी जिनका आपस में अंतर क्या होगा 1 होगा। ठीक, और ये जिससे भाग दे रहे हैं वो उससे छोटा हो। ठीक, तो इसका शेष क्या आ गया 1, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को क्या करना है, आपको ये देखना है ये संख्या आपस में कैसी है, इनका अंतर आपस में 1 है और ये संख्या छोटी है, तब चाहे घात कुछ भी हो आपको उस पर ध्यान नहीं देना, सीधा इससे भाग करो, शेषफल 1 आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि 17 की घात 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक, अब आप इस तरीके का कोई भी सवाल 1 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि देखो 17 है और ये 16 है, डिफरेंस कितना है इनका 1 का। ठीक, तो 16 से 17 को भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं इसी तरीके का, सवाल नंबर 3 कि 25 की घात 25 को यदि 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो क्या बचेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेषफल आपका 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि जब हम 25 को 24 से भाग देंगे, ठीक, इनका अंतर कितना है 1 का अंतर है, तो शेषफल आपका 1 ही बचेगा। चलिए अब देखते हैं दूसरे तरीके का सवाल। चलिए अब देखते हैं अब दूसरे टाइप का सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि 25 की घात 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है भाई, अभी तक क्या था कि यहाँ छोटी संख्या थी, यहाँ बड़ी थी, अब उल्टा हो गया कि यहाँ छोटी संख्या और इधर हो गई आपकी बड़ी संख्या। ठीक, तो अब शेषफल क्या बचेगा। तो देखो इन सवालों को करने की एक कंडीशन, एक तरीका है, क्या वो आप ये देखो। ठीक है, नोट, जब a की पावर n अगर मैं 25 को a मानूं और इसे n मान लूँ, ठीक, को a प्लस वन यानी देखो 25 है यहाँ 26 है, यानी a से 1 ज़्यादा a प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखो दो कंडीशन है। कंडीशन पहली है कि जब पावर कैसी हो, सम संख्या हो, पावर कैसी हो, सम हो, तो शेषफल क्या बचेगा आपका 1। ध्यान देना, बस छोटी सी बात है, अगर आपने ये ध्यान दे लिया तो सवाल बस चुटकी में हो जाएगा। ठीक, जब पावर आपकी सम हो तो शेषफल बचेगा आपका 1, और जब पावर विषम हो तो शेषफल क्या बचेगा a, यानी जो आपको संख्या दे रखी है वही आपका शेषफल होगी। ठीक, अगर यहाँ सम संख्या है
तो शेषफल आपका 1 होगा। अगर यहाँ विषम संख्या है तो जो a दे रखा है यानी जो संख्या आपको दे रखी है वही शेषफल होगी। बात क्लियर। चलिए अब करते हैं सवाल। सवाल है आपका कि 25 के घात 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक, नियम मुझे पता है, नियम मुझे पता चल गया। क्या कि मैं देखूंगा केवल इस तरीके के सवालों में केवल देखूंगा पावर। पावर कैसी है, विषम संख्या है। पावर कैसी है, विषम संख्या। तो शेषफल आपका बचेगा a, ये a होता है। ठीक है, और ये क्या है आपका a+1। बात समझ रहे हो, क्योंकि देखो a का मान 25 है और a+1 यानी a 25 में 1 जोड़ोगे कितना 26 हो जाएगा। ठीक, तो जब इस तरह की कंडीशन बने तो घात देखेंगे, घात कैसी है, विषम संख्या। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कितना 25 शेषफल बचेगा। बात क्लियर। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 5। क्या है कि 17 की घात 200, 17 की घात 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए, ठीक है, 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। कैसी पावर, पावर कैसी है, सम संख्या। पावर कैसी है, सम है। तो जब सम संख्या थी पावर में तो आंसर क्या बचता है, इसका शेषफल क्या आता 1। ठीक है, पावर सम होगी तो शेषफल 1 आएगा, पावर विषम होगी तो आंसर आपका a आएगा, मतलब जो संख्या दे रखी होगी आधार में। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि 2 की घात 33 को 5 से विभाज्य किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, अब ये अलग तरीके का सवाल हो गया। ठीक, तो इस तरीके के सवालों को करने की कंडीशन है। देखो अब 2 की घात 33 का तुम सॉल्व करने लगोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, सारा टाइम इसी में खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के सवालों में थोड़ा तरीका अपनाते हैं कि जब पावर विषम है, ठीक है, पावर विषम हो, देखो कंडीशन लेते हैं हम, कंडीशन, ठीक, लिख लेना आप भी। पावर कैसी हो, पावर हो आपकी सम, तो हम लेंगे 2 और 4। ठीक है, अगर पावर आपकी हो विषम तो हम लेंगे 1 और 3। ठीक, पावर के क्या कर लिया हमने, इसके घात का छोटा रूप कर लिया। बात समझ रहे हो, इससे थोड़ा हमें सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी इस सवाल को। ठीक, तो यहाँ देखेंगे पावर कैसी है आपकी 33 कितना है, 33 दे रखा है, क्या होता है ये विषम होता है। तो विषम के लिए हम क्या लेंगे, ये 1 या 3, पहले 1 लेके देख लेंगे फिर 3। बात क्लियर। तो देखो पहले ले लो 1, भाई 2 की पावर मैंने क्या ले लिया 1, और भाग किससे करना है 5 से। ठीक है, तो क्या देखो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, और 2 में 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक, तो हम 2 की पावर 1 नहीं ले सकते। अब क्या ले सकते हैं हम, 2 की पावर 3 लेके देखेंगे। 2 की पावर 3 और भाग करना है मुझे 5 से। तो 2 की पावर 3 का मतलब देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, कितना हो गया 8। जब 8 को 5 से भाग करोगे क्या बचेगा शेषफल आपका 3 शेष बचेगा। बात क्लियर। इस तरीके के सवालों में क्या करना होगा, यहाँ देखेंगे हम घात कैसी है। अगर घात सम है तो सम संख्या के अकॉर्डिंग 2 या 4 लेंगे, अगर घात विषम है तो 1 या 3 लेंगे, जिससे हमारा सवाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 कि 67 की घात 67 प्लस 67, ठीक है, 67 की घात 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए, ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक, तो देखो इस तरह इस सवाल को भी हम उसी तरीके से करेंगे। पावर को क्या करेंगे, इसकी कन्वर्ट कर लेंगे छोटी पावरों में। ठीक, तो पावर आपको दे रखी है विषम, तो पावर विषम पावर के लिए क्या होता था, पावर विषम, तो उसके लिए क्या था 1 लेंगे या 3। ठीक, तो पहले इसका 1 लेके देख लो। ठीक है, 67 की पावर क्या ले लूँ मैं 1 प्लस आपका 67। ठीक, डिवाइड किससे करना था 68 से। बात क्लियर, डिवाइड किससे करना था 68 से। तो देखो ये क्या है 67, अगर 67 में इसमें से 1 इसमें जोड़ दूँ कितना हो जाएगा ये 68, और प्लस 66 कर सकता हूँ इसमें, सॉरी भाग करना आपको 68 से। ठीक, तो देखो 68 से 68 पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा शेष आपका बचेगा 66। ठीक है, आपका शेष कितना बचा 66। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ देना। ठीक है, 67 को आपस में जोड़ेंगे, जो जोड़ के आएगा उससे क्या करना 68 से भाग कर देना। ठीक,
तो आपका शेषफल आ गया 66। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपका कि 45 की घात 47, 45 की घात 47 प्लस 2 को यदि 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? कितने से? 44 से। ठीक, तो तरीका देखो वही है, पावर कैसी है? विषम है, विषम है। तो मैंने बताया था विषम के लिए क्या, या तो 1 लेंगे या 3 लेंगे। ठीक है, तो इन पावर को हम क्या करें, 45 की घात पहले 1 ले लें और प्लस 2, भाग करना था मुझे 44 से, भाग किससे करना था? 44 से। ठीक, तो 45 की पावर 1 का मतलब 45 होता है, और 45 में जब 2 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये 47। कितना हो जाएगा? 47 डिवाइड बाई 44। जब 47 को 44 से भाग दोगे तो क्या शेष बचेगा आपका? 3 शेष, 3 शेष। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना बचेगा शेषफल आपका? 3 बचेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 9 कि 47 की घात 47 माइनस 4 को यदि 8 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए? 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल आपका क्या होगा? ठीक, तो वही तरीका अपनाएंगे। देखो विषम पावर है, विषम में तो क्या ले लेंगे, पहले 1 लेके देख लो। 47 की पावर 1 माइनस का कितना हो जाएगा आपका? 4। ठीक, और किससे भाग करना है आपको? 8 से। बात क्लियर? तो देखो 47 की पावर 1 का मतलब 47 होता है। 47 में जब 4 घटाओगे कितना बचेगा आपका? 43। ठीक, 43 को जब 8 से के डिवाइड करोगे कितना, कितनी बार जाएगा? 5 बार, और शेषफल कितना बचेगा आपका? 3 शेष। ठीक है, 3 शेष बचेगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट सवाल देखते हैं इस वीडियो का। क्या है कि 4 की घात 41 प्लस 4 की घात 42 प्लस 4 की घात 43 प्लस 4 की घात 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? ठीक है, आपको ये संख्या दे रखी है और आपको बताना ये कि इनमें से कौन सी संख्या है जो इन्हें पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक, तो देखो जब इस तरह का कोई भी सवाल आपको दिखे तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये देखो इसमें सबसे छोटी पावर वाला कौन सा है? सबसे छोटी वाला पावर वाला ये है ना, ये पावर इसकी छोटी है, तो ये वाली पावर 4 की घात 41 सब में से कॉमन ले लो। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, 4 की घात 41 को कॉमन ले लूँगा। अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 1। ठीक है, प्लस इसकी जगह क्या बचेगा आपका? 4 की घात 1 का मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 4 की घात 2 और प्लस 4 की घात क्या बचेगा? यहाँ 3। बात क्लियर? तो देखो 4 की घात 2 का मतलब होता है आपका 16। ठीक, तो प्लस 16 कर लेंगे इसे, और 4 की घात 3 का मतलब होता है आपका 4 चौक 16 और 16 चौका 64। बात क्लियर? तो अब इन्हें एक को 1 4 16 और 64 इन्हें आपस में जोड़ लो। ठीक है, जोड़ के देखो क्या आएगा। 4 की घात कितना हो जाएगा आपका? 41, तो ये है। ब्रैकेट में कितना आ गया? 1 4 5 और 5 और 16 कितना हो गया? 21, और 21 और 64 कितना हो गया आपका? हो गया 85। ठीक, तो देखो 4 की घात 41 के गुणा में क्या है? 85 है, गुणा में 85 है ना। तो अगर इनमें से कोई भी संख्या अगर 85 को विभाजित कर दे तो वो संख्या इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर पाएगी। ठीक, चलिए हम देखते हैं कौन सा है। 12 के बारे में 85 नहीं आता है, यानी 12 से 85 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। 17 हो जाएगा, 17 से 17 पंजे 85 होता है। ठीक है, बाकी 19 के में नहीं आता है, 18 में भी नहीं आता है, 17 में आता है। 17 पंजे 85, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। बाय।